दोस्तों, अगर आपने कभी जोमेटो या स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है तो आपने फासोस, बहरूज बिरयानी या ओवन स्टोरी जैसे रेस्टोरेंट्स का नाम जरूर देखा होगा। अब मान लो कि आप फासोस का रैप ऑर्डर करते हो तो वहीं आपका कोई दोस्त बहरूज बिरयानी तो कोई दूसरा दोस्त ओवन स्टोरी का पिज्जा। अब आपको लग रहा होगा कि आप तीनों लोगों ने 3 अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों ही रेस्टोरेंट्स के फूड एक ही किचन में बनाए जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स रेबल फूड्स नाम की एक कंपनी के अंडर में आते हैं, जो कि एक इंडियन ऑनलाइन रेस्टोरेंट कंपनी है और इसे 2 IIM ग्रेजुएट्स ने मिलकर स्टार्ट किया था। आज ये कंपनी फासोस, बहरूज बिरयानी एंड ओवन स्टोरी जैसे 45+ ब्रांड्स को ऑपरेट करती है। इसके अलावा रेबल फूड्स न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की लार्जेस्ट क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चैन है, जिसके 10 देशों में 450 से भी ज्यादा क्लाउड किचन मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले इसकी शुरुआत सिर्फ एक रेस्टोरेंट से हुई थी और तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में ये इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो आखिर किन स्ट्रेटजीज के चलते आज रेबल फूड्स एक सिंगल रेस्टोरेंट से वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लाउड किचन चैन बन गई? आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रेबल फूड्स के फाउंडर जयदीप बर्मन वैसे तो कोलकाता से थे, लेकिन वो रहते पुणे में थे। अब अगर कोई भी एक बार कोलकाता का चक्कर लगा ले तो वो वहाँ के लजीज खाने का स्वाद हमेशा मिस करेगा। ऐसे में जयदीप पले बड़े ही कोलकाता में थे, इस वजह से वो वहाँ के खाने को बहुत ही मिस किया करते थे, स्पेशली वहाँ के काठी रोल्स को। और उस तरह के रोल्स को पुणे में ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। अब जयदीप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन करना क्या है इसको लेके अभी भी उनके मन में काफी कंफ्यूजन थी। पर हाँ, इतना तय था कि वो जो भी करेंगे बाकी लोगों से थोड़ा अलग ही होने वाला था। इसी दौरान काठी रोल्स की क्रेविंग से उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोलकाता के रोड साइड से इस काठी रोल्स का स्वाद पुणे को चखाया जाए। इसी आइडिया के साथ उन्होंने अपने दोस्त कलोल बनर्जी के साथ मिलकर 2004 में द रोल स्टोर की शुरुआत की, जिसे आज हम फासोस के नाम से जानते हैं। जयदीप और उनके दोस्त ने मिलकर कुछ अपनी सेविंग्स और कुछ फैमिली व फ्रेंड से उधार लेकर इस बिजनेस में लगभग 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इस तरह से 2004 में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लाउड किचन फासोस की शुरुआत होती है। शुरुआत में ये दोनों के लिए सिर्फ एक पार्ट टाइम बिजनेस था। इसके बावजूद भी फासोस को तेजी से पॉपुलैरिटी मिलने लगी। दोस्तों, इसका मेन रीजन था जयदीप का फैमिली बैकग्राउंड और उससे मिलने वाले बिजनेस लेसन्स, क्योंकि ये ऐसे परिवार में पले बड़े थे जहां उनके फादर भी रेस्टोरेंट चलाते थे और उनके अंकल भी। ऐसे में फूड बिजनेस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी नॉलेज उन्हें अपने घर से ही मिल गई थी। बस देरी थी तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट और एक सिग्नेचर डिश की। फासोस ने अपने शुरुआती दिनों में अपना पूरा फोकस पुणे के अंदर कलकत्ता के मोस्ट फेमस काठी रोल्स को बेचने पर रखा और लोगों ने भी इसे खूब ज्यादा पसंद किया। अपने पहले प्रोडक्ट में मिली सक्सेस के बाद फासोस के मेन्यू में रैप्स, रोल्स, फ्रैंकीज और कुछ इंडियन फूड आइटम्स भी शामिल कर लिए गए, जो मैकडोनल्ड, सबवे और डोमिनोज को कम्पीट करने के लिए बनाए गए थे। और जल्द ही इनके स्वाद ने उस समय के नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स को पीछे कर दिया था। इसके बाद आया साल 2011, जब फासोस का मार्केट में एक अच्छा खासा नाम हो चुका था, जिसको देखते हुए सिकोया कैपिटल ने इसमें $5 मिलियन इन्वेस्ट किए। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी धीरे धीरे स्लो होने लगी। हाई रेंट, ज्यादा एक्सपेंसेस और लिमिटेड रेवेन्यू की वजह से इसके फाउंडर्स परेशान रहने लगे और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा फोकस फासोस के एक्सपेंशन पर लगा दिया। लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर रेस्टोरेंट खोलने में बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस और एफर्ट्स की जरूरत थी, और अगर ये सब लगा भी दिया जाए तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि उस एरिया के लोगों को ये टेस्ट पसंद ही आए। इसलिए इसके को-फाउंडर्स ने एक नेक्स्ट लेवल का दिमाग लगाया। दोस्तों, उस समय तक फासोस एक नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह काम करता था, जिसमें लोग टेबल पर बैठकर खाना ऑर्डर करते और खाकर चले जाते, या काफी लोग ऐसे भी थे जो उसे पैक कराकर ले जाते थे। ये वो दौर था जब इंटरनेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। इसलिए फासोस ने इस बदलते एरा में एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची और 2014 में इन्होंने अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी, जहां से कोई भी कस्टमर अपने घर से ही फूड को ऑर्डर कर सकता था। अब कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में फाउंडर्स ने नोटिस किया कि उनके 70 to 80% लोकेशंस पर लोग सिर्फ ऑनलाइन फूड ही ऑर्डर कर रहे थे। इस चीज को देखकर उन्होंने अपने कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एक कस्टमर सर्वे किया, जिसमें पूछा गया था कि क्या आपने कभी हमारे फिजिकल आउटलेट्स को देखा है या नहीं। और इस सर्वे का जो रिजल्ट सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि 74% कस्टमर्स का जवाब था कि नहीं, उन्होंने इनके एक भी आउटलेट्स को नहीं देखा है।
इस जवाब के बाद फाउंडर्स को अपना विजन मिल गया था कि अब उन्हें ऑनलाइन बिजनेस पर ही फोकस करना है, क्योंकि एक नॉर्मल रेस्टोरेंट को रन करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन चुननी पड़ती है, जिसका रेंट आमतौर पर काफी ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा कई सारे स्टाफ्स की सैलरी, साथ ही आपका पूरा रेस्टोरेंट उन पर डिपेंड हो जाता है। ऐसे में आपके ऊपर शेफ को खुश रखने का दबाव रहता है, क्योंकि अगर वो रेस्टोरेंट को छोड़कर चला गया तो उसकी टीम के कई और स्टाफ भी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन क्लाउड किचन मॉडल में इन सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जोमेटो और स्विगी के मार्केट में एंटर करने से फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा रिवोल्यूशनरी बदलाव हुआ था। इसी के चलते मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट की जगह धीरे धीरे अब क्लाउड किचन को प्रेफर करने लगे हैं। यही सब सोचकर साल 2015 में उन्होंने अपने पहले क्लाउड किचन की शुरुआत की। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले कंपनी ने 3 टाइप्स के कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहला था रिच सोसाइटी, देन मिडिल क्लास एंड लास्ट अपर मिडिल क्लास। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने एक ऐसे सेंटर पॉइंट लोकेशन को चुना कि वो हर टाइप के कस्टमर्स को आसानी से एक्सेस कर सकें, साथ ही उन लोकेशंस पर फास्ट डिलीवरी करना भी पॉसिबल हो। इसके अलावा ऐसी लोकेशंस पर रेंट भी यूजुअली कम होता है, इसलिए क्लाउड किचन के एक्सपेंसेस पर भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। अब यहाँ तक तो सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद मानो कंपनी की ग्रोथ रुक सी गई, क्योंकि फासोस जो रोल्स बेच रहा था वो बहुत ही कम प्राइस में मिलते थे। हालांकि वो इसके साथ पोटैटो वेज, सॉफ्ट ड्रिंक या और भी कई सारे पेयरिंग ऑप्शंस ऑफर कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर्स के ऑर्डर फ्रीक्वेंट नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भले ही आप अलग अलग तरह के रोल्स बेच रहे हो, लेकिन है तो वो रोल्स ही। इस वजह से हमेशा एक ही चीज को ट्राई करना कस्टमर्स को पसंद नहीं आता था। इससे बाहर निकलने के लिए कंपनी ने अपने मेन्यू को अपग्रेड करने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फासोस की पहचान उसके रोल्स और रैप्स की वजह से थी। इसलिए अगर वो किसी और मेन्यू को ऐड करते तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बेस्ट पिज्जा के लिए पिज्जा हट या डोमिनोज जाते हैं, बर्गर के लिए मैकडॉनल्ड्स और बेस्ट कॉफी के लिए स्टारबक्स या सीसीडी। आपके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि आपको मैकडॉनल्ड्स में जाकर पिज्जा खाना है या पिज्जा हट में जाकर बिरयानी। लेकिन मान लो कि अगर कल को डोमिनोज अपने पिज्जा के साथ साथ थाई फूड्स भी बेचने लगे, तो क्या आप उसे लेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यह कस्टमर को कंफ्यूज कर देगा एंड ऐसा करने से ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन पाती। और कुछ समय बाद इसी कंफ्यूजन के चलते उसकी सिग्नेचर डिश से भी लोगों का ध्यान हट जाता है। इसी को देखते हुए फाउंडर्स ने फासोस के मेन्यू को बढ़ाने की जगह अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और वो हर एक सिग्नेचर डिश के लिए एक अलग ब्रांड बनाने लगे। इस तरह साल 2016 में रेबल फूड्स की शुरुआत की गई और फासोस इस ग्रुप का एक हिस्सा बन गया। 2016 में ही कंपनी ने बिरयानी सेगमेंट में कदम रखा और बहरोज बिरयानी नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया। और इसका असर ये हुआ कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही रेबल फूड्स हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा बिरयानी के पैकेट्स डिलीवर करने लगा। इस नए ब्रांड के ऐड होने से कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, जिसके बाद ये और भी तेजी से एक्सपैंड करने लगी। बहरोज बिरयानी में मिली सफलता के बाद रेबल फूड्स ने 2017 में ओवन स्टोरी नाम के एक पिज्जा ब्रांड की शुरुआत की, जो केवल पिज्जा पर ही फोकस करता था। 2016 तक इन्होंने 7 शहरों में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसी साल इन्हें मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और सिकोया कैपिटल इंडिया जैसे इन्वेस्टर्स की तरफ से $1 मिलियन की फंडिंग मिलती है, जिसके बाद कंपनी की ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो गई। इस कंपनी ने पास्ता लवर्स के लिए फिरंगी बेक नाम की एक ब्रांड की शुरुआत की, घर के राजमा चावल पसंद करने वालों के लिए लंच बॉक्स, न्यूट्रिशनल फूड के लिए न्यूट बाउल, बर्गर और पैटीज के लिए विंडीज, चाइनीज पसंद करने वालों के लिए मैंडेरियन ओक, डेजर्ट के लिए स्वीट ट्रूथ और इस तरह के 45 से भी ज्यादा ब्रांड्स को रेबल फूड्स के अंडर ओपन किया गया, जिसमें से हर एक न एक पर्टिकुलर डिश में अपनी स्पेशल पहचान बनाई। इससे न सिर्फ रेबल फूड्स कस्टमर की हर नीड को फुलफिल करने लगा, बल्कि पिज्जा हट, KFC, मैकडॉनल्ड और इन जैसे कई बड़े जायंट का मार्केट शेयर भी खाने लगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कमाल की बात ये थी कि इतने सारे ब्रांड्स को वो एक ही किचन से ऑपरेट करते थे। यानी जहां पर आपका केक बेक हो रहा है, वहीं पर राजमा चावल भी बन रहा है। जहां हेल्दी सैलेड बन रहे हैं, वहीं पर पिज्जा और बर्गर भी बनाए जा रहे हैं। इस तरह की स्ट्रेटजीज और क्लाउड किचन मॉडल पर शिफ्ट होने के बाद कंपनी की इनकम में 2 गुना का इजाफा हो गया था। 2018 में जहां इसका रेवेन्यू 146 करोड़ रुपए था, वो 2019 में बढ़ के 305 करोड़ रुपए हो गया। अब इंडिया के अंदर रेबल फूड्स ने अच्छी खासी मार्केट को कैप्चर कर रखा था और इसके लगभग सभी ब्रांड्स अपने अपने सेक्टर में कमाल कर रहे थे। इसीलिए इसने फॉरेन कंट्रीज की तरफ अपना रुख किया और 2019 में UAE और इंडोनेशिया में एंटर कर गया। इसके बाद 2020 में सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश और UK में भी एंट्री ले ली। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 561 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो 2019 के मुकाबले लगभग 83% ज्यादा था। लेकिन उसी दौरान रेबल फूड्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया और वो था कोरोना।
कोविड-19 का समय कंपनी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ा क्योंकि लोग बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करने लगे थे। इसका असर ये हुआ कि मार्च 2020 में रेबल फूड्स को अपने 70% किचन्स को बंद करना पड़ गया। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने हार नहीं मानी और 2 महीने के बाद एक नए आइडिया के साथ आई, जो था फासोस ब्रांड का DIY मील किट्स। फासोस का DIY मील किट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको खाना घर पर तैयार करने के लिए जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। ये किट यूजुअली किसी स्पेसिफिक रेसिपी के लिए होती है, जैसे कि पास्ता, बिरयानी या कोई और डिश। हर किट में सारे इंग्रेडिएंट्स और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों को ये काफी पसंद आया जिन्हें कुकिंग नहीं आती या जिन्हें बाहर के खाने की आदत हो। अब एक तरफ से तो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज के आने से रेबल फूड्स को काफी फायदा पहुंचा था और उसके क्लाउड किचन को सफल बनाने में उनका काफी अहम रोल रहा। लेकिन कुछ समय बाद यही जोमेटो और स्विगी इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए, क्योंकि क्लाउड किचन सेक्टर तेजी से एक्सपैंड हो रहा था और इसमें नए नए प्लेयर्स जुड़ते जा रहे थे, जिसके बाद बढ़ते कंपटीशन को झेल पाना इस कंपनी के लिए चैलेंजिंग साबित होने लगा। जोमेटो और स्विगी ने भी अपना खुद का क्लाउड किचन नेटवर्क बना लिया था, जिससे रेबल फूड्स को भारी टक्कर मिल रही थी। साथ ही उसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे ओला फूड्स, फ्रेश मेन्यू, बॉक्सेट, इंटरशेफ और QSR फूड जैसे ब्रांड की वजह से भी भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इन सब से बाहर निकलने के लिए रेबल फूड्स ने कुकिंग और टेक्नोलॉजी में एक बेहतरीन बैलेंस एस्टैब्लिश किया। इसके लिए इस कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे रेबल OS के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रेबल फूड्स IoT, AI और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके क्लाउड किचन्स में खाना बनाने का काफी सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो चुका है। इसके अलावा ये सामान की इन्वेंट्री, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउस को ट्रैक करने में भी मदद करता है। आज रेबल फूड के स्मार्ट किचन प्लेटफॉर्म का कोर इनकी टेक्नोलॉजी ही है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स से आगे रखने में मदद करता है। इनके किचन्स में ऐसे कई इंडस्ट्री फर्स्ट ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं जो कुकिंग को आसान बनाने का काम करते हैं। यहाँ IoT इनेबल्ड डीप फ्रायर्स और सेंसर इनेबल्ड क्वालिटी चेक स्टेशंस लगे हुए हैं, जो खाने की कंसिस्टेंसी और टेस्ट प्रोफाइल की जांच करते हैं, ताकि कस्टमर को किसी भी चीज के साथ समझौता ना करना पड़े। कमाल की बात यह है कि इस काम को करने में ह्यूमन की जरूरत बहुत ही कम होती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि क्लाउड किचन कंप्लीटली स्टाफ या शेफ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, और अगर कोई जॉब छोड़ के चला जाता है तो उसका कोई खास असर कंपनी के बिजनेस या उनके प्रोसेस पर नहीं पड़ता। अब इंडिया फूड के मामले में यूं ही वर्ल्ड फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ इतनी डिशेस मौजूद हैं जिनमें से काफी का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। यहाँ के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड और उन फूड्स में भी कई वेराइटीज। ऐसे में नई लोकेशन पर जाने के लिए उस कंपनी को बार बार अपना मेन्यू बदलना पड़ता है। साथ ही रीजनल टेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए फूड बनाना पड़ता है, ताकि वहाँ के लोगों को इनका स्वाद पसंद आ सके। इसी के चलते 2016 से 2018 के बीच रेबल फूड्स ने अपने शेफ के साथ मिलकर ग्रुप के मल्टीपल ब्रांड्स के लिए 280 अलग अलग डिशेस और रेसिपी लॉन्च किए, ताकि हर जगह के लोगों को एक ऑथेंटिक टेस्ट मिल सके और वो इनके ब्रांड से कनेक्ट हो सके। इनके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आज रेबल फूड्स को कई बड़ी बड़ी फंडिंग रिसीव हुई है। फॉर एग्जांपल 2021 में इसे 175 मिलियन US डॉलर की फंडिंग मिली, जिसके बाद इसका नाम देश के यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में शामिल हो गया। 2023 में रेबल फूड्स का वैल्यूएशन 1.4 बिलियन US डॉलर था। वहीं रेवेन्यू था 12,058 करोड़ रुपए, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसने 907 करोड़ रुपए अर्न किए थे। यानी 2022 के मुकाबले 2023 में इसका रेवेन्यू 1.3x बढ़ा था। दोस्तों, आज रेबल फूड्स दुनिया की लार्जेस्ट क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चैन है, जिसके 10 देशों में 450 से भी ज्यादा क्लाउड किचन्स मौजूद हैं। और ये सब फाउंडर्स की बेहतरीन स्ट्रेटजीज, इनोवेशन और समय पर वैल्यूएबल डिसीजन लेने की वजह से पॉसिबल हो पाया है। बाकी दोस्तों, क्या आपने पहले कभी इस कंपनी के बारे में सुना था या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी